नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 30 जुलाई और आज द हिंदू के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो है डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एक आर्टिकल एक क्या आज भी एक आर्टिकल टीवी के ऊपर आया है। इसके पहले भी टीवी को लेकर के जो है काफ़ी आर्टिकल आ चुके हैं। तो कुल मिला के एक बार हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि जो MDR टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इसके जो मरीज़ हैं इनका उपचार थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक आर्टिकल में तो हम लोगों ने ये कंक्लूज़न आर्टिकल से ये कंक्लूज़न निकल रहा था कि अगर अच्छा पोषण दिया जाए तो MDR टीबी को दवाइयों के सहायता से उपचार बेहतर तरीके से किया जा सकता है। फ़िलहाल अभी जो है 2021 से एक ट्रायल चल रहा है ये MDR टीबी के मरीजों के इलाज के लिए। तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं और बाकी इसमें से 2 दवाइयाँ जो हैं बेडाक्विलिन और लाइनजोलिड, तो इनके पेटेंट को लेकर भी जो है बातचीत करेंगे। पहला आर्टिकल हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसको केवल इज़राइल में भी आपको पता होगा कि न्यायिक सुधार बिल एक आया है। तो ये जो जुडिशियल बिल आया है इसको लेकर एक बहुत बड़े मात्रा में वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जनता ने जो है हंगामा मचा रखा है सड़कों पे। तो थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि है क्या, और इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है रीजनेबल डॉक्ट्रिन। तो ये रीजनेबल डॉक्ट्रिन क्या होता है ये समझेंगे। इसके बाद तीसरा आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ को लेकर के। तो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ के लिए अभी एक ड्राफ्ट जो है वो ICMR ने प्रस्तुत किया है पब्लिक डोमेन में, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। तो देखेंगे कि ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ जो हैं वो ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल से किस तरीके से अलग होती हैं और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की भारत में क्या हालत है। और अभी सरकार जो सेमीकॉन इंडिया 2023 अभी आयोजित हुआ है गांधीनगर में, अभी 2 दिन हुआ है। तो इसको देखेंगे कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार कदम उठा रही है और जो कदम अभी तक उठाए हैं और आगे जो उठाने का सोच रही है उनके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया में। तो पहला आप देख लीजिए रीजनेबल डॉक्ट्रिन। रीजनेबल डॉक्ट्रिन को थोड़ा समझिएगा कि ये एक डॉक्ट्रिन ऐसा है कि जो कोर्ट हैं देशों के, वो कोर्ट्स इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हैं जो लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, मतलब संसदों के द्वारा। तो कानूनों का परीक्षण किया जाता है इसके द्वारा रीजनेबल डॉक्ट्रिन के थ्रू कि तर्कसंगत है या फिर नहीं है। ऐसा करना क्यों पड़ता है कोर्ट को? तो ऐसा प्रायः उन्हीं देशों में होता है जिन देशों में संविधान लिखित तौर पर उपलब्ध नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि आज जो एक आर्टिकल है उस आर्टिकल में UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का उदाहरण दिया है। तो UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में UK और कनाडा, UK का तो क्या आपको पता ही होगा कि लिखित संविधान नहीं है, कनाडा में भी नहीं है। बाकी के देश हमने और भी इंक्लूड कर दिए जिनके पास लिखित संविधान नहीं है। न्यूजीलैंड है, चाइना है, इज़राइल है, सऊदी अरब है। तो इनके पास जो है लिखित संविधान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास लिखित संविधान है और USA की बात करें तो वहाँ लिखित और अलिखित दोनों तरीके के संवैधानिक प्रावधान हैं। ठीक है, तो जहाँ संविधान नहीं है लिखित रूप में तो ये एकदम फिक्स नहीं होती कार्यप्रणाली कोर्ट्स की कि कोर्ट जो है किसी लेजिस्लेशन को जब चेक करेंगे कि ये लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए वो रीजनेबल डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी रीजनेबल डॉक्ट्रिन को कमज़ोर बनाने का काम किया है जो इजराइल का न्यायिक सुधार बिल आया है। मीन्स ये हो गया है कि अगर अनरीजनेबल कह करके कोर्ट किसी बिल को एबॉलिश कर देता है या ख़त्म कर देता है तो साधारण जो है जो संसद है इजराइल की, वो साधारण बहुमत से, संसद है इजराइल की, उसका नाम नेसेट है। ठीक है, तो नेसेट जो है वो साधारण बहुमत से उस रीजनेबल डॉक्ट्रिन को पलट सकती है, ये है। और बाकी उसमें एक आध 2 प्रोविज़न और भी हैं लेकिन वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रीजनेबल डॉक्ट्रिन आपके लिए समझना ज़रूरी था। उसके बाद ये दूसरा हम लोग जो देख रहे थे टीवी के लिए, तो अभी 2021 से एक ट्रायल चल रहा है जिसमें 3 दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है इसको दिया जा रहा है और अवधि इलाज की कम की गई है इसमें। ठीक है, जैसे जो MDR टीबी के मरीज़ हैं उनका इलाज काफ़ी लंबा चलता है, लगभग मान लीजिए कि 18 महीने तक लगभग इलाज चलता है। उस 18 महीने इलाज चलने के बाद भी जो है MDR टीबी के पेशेंट पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाते हैं। जबकि अभी जो ट्रायल चल रहा है इन 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन का, बेडाक्विलिन, प्रिटोमेनेट और लाइनजोलिड, तो ये ज़्यादा नहीं है, 6 सप्ताह का जो है
ट्रीटमेंट है और इसके अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। तो 4 क्लिनिकल ट्रायल होने हैं, जिसमें से तीसरा क्लिनिकल ट्रायल जो है वो चल रहा है। तो ये बेडाक्विलिन और लाइनजोलिड के बारे में थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए कि बेडाक्विलिन जो है इसका पेटेंट था जॉनसन एंड जॉनसन के पास, और जो लाइनजोलिड है इसका पेटेंट था फाइज़र के पास। तो जो पेटेंट फाइज़र के पास था लाइनजोलिड का, ये 2015 में ख़त्म हो चुका है, और बेडाक्विलिन का जो जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंट था इसके ऊपर, तो वो अभी 2022 में ही ख़त्म हुआ है। और इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने इंडिया में अपनी एप्लीकेशन दी थी सेकेंडरी पेमेंट के लिए, वो पेटेंट के लिए, कि हमें आगे फिर से जो है इसका पेटेंट दे दिया जाए। तो पहले इसके पास 10 साल के लिए था पेटेंट, लेकिन जो है भारत सरकार ने, मतलब भारत की जो पेटेंट देने वाली संस्था, उसने मना कर दिया कि नहीं, पेटेंट नहीं मिलेगा। और पेटेंट क्यों लेना चाहते हैं ये आप समझ लीजिए कि देखिए, जब कोई दवा का पेटेंट ले लेती है कंपनी, तो फिर क्या होता है कि WHO से उसे मतलब सप्लाई की जाती है फिर वो दवाई, और WHO से जब सप्लाई की जाती है तो वो दवाई महंगी पड़ती है। दूसरा ये कि कोई दूसरा जो है वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जब पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर बाकी और जो कंपनियां हैं वो इसका प्रोडक्शन कर सकती हैं, और जो कॉस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली जो है डिक्लाइन हो जाती है। तो बेडाक्विलिन की कॉस्ट को लेकर भी एक आर्टिकल पहले आ चुका है। तो फिलहाल ये ध्यान रखना है कि बेडाक्विलिन और फाइज़र की ये जो लाइनजोलिड है, इन दोनों का ही पेटेंट जो ख़त्म हो चुका है। लाइनजोलिड का 2015 में ही ख़त्म हो गया था। और भारत जो है दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे है। तो जैसे ही किसी दवा का पेटेंट ख़त्म होता है तो फिर सारी दुनिया इस बात के इंतज़ार में रहती है कि अब इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सस्ती दवाइयाँ हमें भेजेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ वर्सेस ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल के बारे में है। हम लोग को कुछ नहीं, केवल इसमें अंतर समझ लेंगे कि ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ और ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल में अंतर क्या है। देखिए, बेसिकली तो बड़ा एक छोटा सा जो बेसिक अंतर है वो ये है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल में मरीज़ नहीं होता है, मीन्स जो आदमी ट्रायल के लिए अपने आप को इनरोल करता है उसको ये बोला जाता है कि आप अपने आप को वायरस या पैथोजन से बचाइएगा, और जो इन्फेक्शन होना है या जो बीमारी पकड़नी है उसको चांस के ऊपर छोड़ा जाता है कि इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, ये चीज़ भी देख लेते हैं। जबकि ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ में ऐसा नहीं है। ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ में आदमी को वायरस से इन्फेक्ट कराया जाता है, जानबूझ के उस पैथोजन के साथ में जो है इन्फेक्ट करा देते हैं, ताकि जो है ये स्टडी कर पाएँ कि क्या पहलू उभर के आएंगे सामने जब ये वायरस या फिर जो भी पैथोजन है वो इन्फेक्ट करेगा किसी ह्यूमन बीइंग को। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। मींस ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ में जानबूझ के वायरस को जो है इंजेक्ट कराया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल में ऐसा नहीं है। केवल जो है रखते हैं और देखते हैं कि इन्फेक्ट करता है वायरस कि नहीं करता है, और बाकी जो पैथोजन है उनके बिहेवियर सब अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही पैथोजन जो है वो सारी बॉडीज़ को एक तरह से बिहेव करे। जैसे जो कोविड के टाइम पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे, तो इन क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोविड असर ही नहीं कर रहा था, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि बचाना मुश्किल था उनको, है ना। चलिए ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो अभी ICMR की जो बायो एथिक्स यूनिट है उसने एक कंसेंसस पॉलिसी का स्टेटमेंट जो है उसको पब्लिक डोमेन में 1 महीने के लिए रखा हुआ है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक के लिए। हम लोग देखते हैं कि भारत जो है वो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ की ओर क्यों बढ़ना चाह रहा है। तो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ की ओर बढ़ना चाहने का आप रीज़न समझ लीजिए कि ह्यूमन बीइंग जो हैं उनको तरह तरह की डिजीज़ होती रहती हैं, तो उन डिजीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकें, इसलिए ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ की तरफ भारत बढ़ना चाह रहा है। मींस अपनी तरफ से जो है इन्फेक्ट करा के आदमी को जान सके। जैसे एक तो होता है कि पहले मान लीजिए वायरस आया, फिर वो फैला, फिर फैलने के बाद कभी या तो व्यापक हो गया या व्यापक नहीं हुआ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन किसी वायरस के बारे में पर्टिकुलर और बीमारी के बारे में पर्टिकुलर तुरंत अपने आप से पहल करके स्टडी कर लेंगे, ये ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ का फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ कोई नया टॉपिक है, काफ़ी पुराने समय से दुनिया में जो है ये ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते चले आ रहे हैं। और सबसे पहली बात मीन्स सैकड़ों साल पहले भी हो चुका है। जैसे उदाहरण यहाँ पे देते हैं कि 1900s में मीन्स 1900 का जो दशक होगा, उस 1900 के दशक में जो येलो फीवर था उसके लिए ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ को कंडक्ट
कराया गया था, और जिससे ये पता चला था कि जो मच्छर हैं वो येलो फीवर वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए, भारत में हालांकि इस तरीके के कोई ट्रायल इसके पहले नहीं किए गए हैं। इसके अलावा देखिए, ह्यूमन चैलेंज स्टडीज जो है वो हमेशा जो वेरियस फेसेट्स ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो डिजीज़ होती हैं या कंडीशंस कॉज्ड बाय पैथोजेंस होती हैं, इनको समझने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। और भारत में बीमारियों की जो बहुतायत है, मीन्स डिजीज़ बर्डन है, और मॉर्टलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है इन्फेक्शियस डिजीज़ से, लगभग 30% है इंडिया में। बहुत ज़्यादा हाई है कि 30% लोग जो है बीमारियों से या तो ग्रसित रहते हैं और या फिर जो है मर जाते हैं। तो इसलिए भारत के लिए ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ को अडॉप्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि ट्रेडिशनल ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो कराए जाते हैं भारत में काफ़ी लंबे समय से। उसके बाद आगे देख लीजिए, अगला पॉइंट है कि ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ अगर हम लोग कंडक्ट कराने लगते हैं तो ये जो है सप्लीमेंट की तरह काम करेगी ट्रेडिशनल क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए। जैसे जो ट्रेडिशनल क्लिनिकल स्टडीज़ हैं उनके लिए एक सप्लीमेंट के तौर पे काम करेगी, और इससे क्या होगा कि जो दवाइयों को बनाने का या रिसर्च का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा, या वैक्सीन्स बनाने का। तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि ये जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स होंगे पैथोजेंस के, तो पैथोजन से रिलेटेड मल्टीपल एस्पेक्ट्स को समझने में एक बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। चाहे इन्फेक्शन की बात हो, चाहे ट्रांसमिशन की बात हो, चाहे डिजीज़ जो पैथोजन है वो किस तरीके से बनता है इसकी बात हो, पैथोजेनेसिस की, या फिर प्रिवेंशन की बात हो, तो इन सारे मेजर्स पे जो है ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ हेल्प करेंगी। और चूंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये है कि बहुत सी बीमारियां जो है वो एंडेमिक होती हैं, तो जब एंडेमिक होती हैं तो बाकी लोगों को तब तक चिंता होती ही नहीं जब तक उन्हें इन्फेक्शन ना हो। तो कई बार जो है पर्टिकुलर कुछ देशों के लिए चैलेंजेस आ जाते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा कुछ नेग्लेक्टेड डिजीज़ होती हैं। तो नेग्लेक्टेड डिजीज़ क्यों हैं? क्योंकि या तो किसी ऐसे रीजन में फैली हैं जहाँ पे इतना पैसा नहीं है लोगों के पास कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करा सकें, या फिर डिजीज़ रिलेटेड जो रिसर्च है, जो वैक्सीन्स बननी है उसके लिए कोई काम कर सकें। तो इसलिए जो है वो नेग्लेक्टेड डिजीज़ में शामिल हो जाती हैं। लेकिन इस चीज़ से बच जाएंगे अगर ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ की मदद लेता है भारत तो। उसके बाद देखिए फंडामेंटल डिफरेंस क्या है दोनों में, तो इसको पॉइंट्स के माध्यम से समझ लेते हैं। फंडामेंटल डिफरेंस की बात करें तो देखिए मेथड दोनों ही साइंटिफिक हैं, ठीक है, पर नेचर ऑफ एक्सपोजर टू पैथोजेंस बाई पार्टिसिपेंट्स इसमें अंतर है। हमने आपको बताया कि एक में जानबूझ के पैथोजन के साथ में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है आदमी को, जबकि ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल में ऐसा नहीं है, उसे बचाया भी जाता है, चांस के ऊपर छोड़ा जाता है कि इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है। दूसरा अंतर जो है मेजर, तो दूसरा अंतर ये है कि दोनों में हालांकि जो ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो ड्रग्स और वैक्सीन्स बनाई गई हैं उसकी सेफ्टी और एफिकेसी, मींस वो किस हद तक सुरक्षा दे सकती है और उसकी काम करने की क्षमता क्या है बीमारी के खिलाफ, ये समझने की कोशिश करते हैं ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल में। जबकि ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ में जो इन्फेक्शन है उसके वेरियस फेसेट्स को भी समझते हैं, डिजीज़ पैथोजेनेसिस को भी समझते हैं, और साथ साथ में कोई जो कैंडिडेट ड्रग और वैक्सीन है उसके असर को भी समझते हैं। तो इसमें तीन चीज़ों का आकलन एक साथ करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल्स में केवल सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स पर जोर देते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दोनों ही तरीके के ट्रायल्स में जो दवाई इस्तेमाल की जाती हैं तो उसमें ड्रग्स और वैक्सीन्स के बारे में नहीं पता होता है कि क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्या बुरा असर डाल सकती है ड्रग या वैक्सीन जो भी यूज किया जाएगा। तो पता तो दोनों के मतलब दोनों तरीके के ट्रायल्स में जो है दवाई या वैक्सीन के बारे में पता नहीं होता किस तरीके का असर डालेगी। लेकिन जो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ है इसमें लेस डेडली डिजीज़ के साथ में ये स्टडीज़ की जाती हैं। मीन्स ज़्यादा खतरनाक बीमारी के पैथोजन के साथ में इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता ह्यूमन को, कि जब पता ही नहीं है दवाई आगे कैसी क्या असर करेगी, तो अब भाई आप जानबूझ के अगर एक्सपोज कर रहे हैं किसी आदमी को, तो जानबूझ के एक्सपोज करने में उसे जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए लेस डेडली डिजीज़ के साथ में एक्सपोज किया जाता है ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ के अंदर। और ये कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, टाइफाइड है, कॉलरा है, मलेरिया है। तो ये बीमारियां जो है इनके पैथोजेंस के साथ में
इंट्रोड्यूस कराते हैं ह्यूमन बींग्स को, जबकि ट्रेडिशनल क्लिनिकल स्टडीज़ में ऐसा नहीं है। सेफ गार्ड्स की बात करें कि क्या क्या सेफ गार्ड फॉलो किए जाते हैं, तो देख लीजिए पहला पॉइंट कि जैसे सार्स कोव 2 वायरस है, तो ऐसे कोई केसेस, इमरजेंसी केसेस को अगर आप छोड़ दीजिए, तो जो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो शामिल किए जाते हैं इन ट्रायल्स में, ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ के अंदर, वो पहले से उनके बारे में हमें काफ़ी पता होता है, उनके स्ट्रक्चर को लेके। जैसे कोविड-19 के दौरान हमें कोविड के जो सार्स कोव 2 वायरस था उसके स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है उस समय दुनिया को तत्काल आवश्यकता थी, तो उस समय जिससे जो करते बना सबने किया, ठीक है। तो उस समय रूल्स एंड नॉर्म्स कुछ समय के लिए थोड़े साइड भी किए गए, लेकिन जो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ हैं उनमें जो भी पैथोजेंस इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के पास, जानबूझ के डेलिबरेटली एक्सपोज किया जाता है ह्यूमन बींग को उन पैथोजेंस के लिए, तो वो उनके बारे में वो पहले से पता होता है, वेल नोन एंड स्टडीड होते हैं। दूसरा ये कि उन्हें किसी तरीके का हार्म ना पहुँचे पार्टिसिपेंट्स को, तो इसके लिए जो है थोड़ा हल्का वीकर पैथोजन जो है वो यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि इसके अलावा एक जो है रेस्क्यू रेमेडी भी अपने पास बचा के रखनी पड़ती है पहले से, कि अगर मान लीजिए कि किसी तरीके की दिक्कत होती है किसी को, तो उसको तुरंत जो है दवाई दी जा सके। जैसे कोविड-19 के टाइम पे एक दवाई रख रखी थी रेस्क्यू रेमेडी के तौर पे, रेमडेसिविर, ठीक है। तो रेमडेसिविर जो है कोविड-19 के टाइम पे रखी हुई थी, इसका नाम उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो इस तरीके से ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ में भी एक दवा, ये मींस जो रेस्क्यू रेमेडी है, उसको बचा करके रखा जाता है कि बीमारी जो है वो अपने खतरनाक रूप तक ना पहुंच पाए अगर किसी को ज़्यादा इफेक्ट करती है। फिर भी ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ जो है वो एथिकली मोर चैलेंजिंग है। तो एथिकली मोर चैलेंजिंग क्यों है, इसको भी समझ लीजिए आप। कि पहली बात तो अब देखिए, चूँकि जानबूझ के पैथोजन को जो है दिया जाता है ह्यूमन बींग को, तो इसमें जो है केवल हेल्दी इंडिविजुअल्स को ही शामिल किया जाता है, और वो हेल्दी इंडिविजुअल्स जो है वो 18 से 45 साल के बीच के हों। जैसे अभी जो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट रखा है उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि 18 से 45 साल तक की एज के जो लोग हैं वही हेल्दी इंडिविजुअल्स जो है वो शामिल हो सकते हैं ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ के लिए। दूसरा, बच्चे शामिल नहीं हो सकते, मतलब शामिल हो सकते हैं पर जब ये सुनिश्चित कर लेंगे मेडिकल प्रोफेशनल्स कि ये फिट है इस काम के लिए, तब शामिल हो सकते हैं। बाकी जो बच्चे हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे, उनको शामिल नहीं किया जाता। और वीमेन हु आर प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और प्लानिंग टू कंसीव विद इन द स्टडी पीरियड विल नॉट बी इनरोल्ड। मीन्स अगर कोई गर्भवती महिला है या बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला है या फिर जो है गर्भ धारण करने वाली है स्टडी पीरियड के दौरान, तो फिर उसे इनरोल नहीं किया जाता, ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ के लिए नहीं किया जाएगा, ये ऐसा उस ड्राफ्ट में है। दूसरा, चिल्ड्रन विल बी इंक्लूडेड व्हेन डीम्ड एप्रोप्रिएट सेज द स्टेटमेंट। अगर जो है ये माना गया कि हाँ ये एप्रोप्रिएट है चिल्ड्रन, तब फिर जो है चाइल्ड को इंक्लूड किया जा सकता है इस स्टडी में। तीसरा, अगर किसी को पहले से प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, किसी तरीके की चिकित्सा संबंधी मीन्स शरीर संबंधी रोग संबंधी कोई व्याधि है, पहले से बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हैं किसी के साथ, तो उसको भी इस तरीके के ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोगों को खुद पता ही नहीं होता अपने बारे में कि हमें कुछ दिक्कत है मेडिकली या फिर नहीं है, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उनका जो है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए। तो इसलिए भी जो है ये एथिकली चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बाद आप देखिए कि चूँकि देखिए जब कोई इस तरीके के ट्रायल में शामिल होता है तो उसे कुछ ना कुछ पेमेंट भी किया जाता है। तो कभी अगर पहले पेमेंट बता दिया जाए और पेमेंट ज़्यादा हो तो फिर जो है क्या होगा, तो आदमी फिर बचाने छुपाने की कोशिश करने लगेगा चीज़ें ना, या फिर ज़्यादा लोग इनरोल करने लगेंगे ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ के लिए या किसी तरीके के ट्रायल्स के लिए। तो ये भी बड़ा चैलेंजिंग काम होता है कि पेमेंट को पहले से छुपा के रखना, और ये चीज़ जो है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर होती है कि वो बताता है या नहीं बताता है। बाकी तो आप जानते हैं इंडियन सोसाइटी में कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को लेकर के, कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जान दांव पे लगा देंगे पैसे के लिए। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि पेमेंट को उन्हें पहले ना बताया जाए, और ये रूल है, मतलब जो ड्राफ्ट आया उसमें ये रूल भी है कि पेमेंट पहले नहीं बताया जाएगा तब तक जब तक कि आदमी अपनी कंसेंट नहीं दे देता है, उसके बाद बताया जाएगा कि पेमेंट आपको जो है ये मिलेगा। इसके पहले के जो है 2 एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। एक तो भोपाल में 2021 में कोविड-19 से रिलेटेड
कोवैक्सीन को लेकर के जो ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल थे, उन क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसा हुआ था कि पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने इनरोल कर दिया, तो काफ़ी बदनामी हुई। इसके अलावा एक और भी मामला है, अभी आगे आएगा। दूसरी बात ये कि स्टार्टिंग में जो बात कर रहे थे कि हर बॉडी के ऊपर वायरस सेम काम नहीं करता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वायरस जो है किसी की बॉडी पे ज़्यादा काम कर जाए, जैसे किसी की बॉडी पे कोविड-19 जो है वो एसिम्प्टोमेटिक, कभी कभी हल्का वायरस भी जो है किसी की बॉडी पे भारी काम कर सकता है, इवन आदमी की डेथ तक भी हो सकती है। दूसरा ये कि अलग अलग एज ग्रुप पे जब ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ के ट्रायल्स होंगे तो ये काफ़ी अपने आप में चैलेंजिंग होगा, इसमें काफ़ी रिस्क भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इसको और ज़्यादा एथिकली चैलेंजिंग बनाती है। ऐसे ही जो है एक बार HPV वैक्सीन ट्रायल की बात करते हैं कि 2010 में जो किया गया था, तो HPV वैक्सीन का ट्रायल काफ़ी जो है वो नोटोरियस यानी मतलब काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई होगी, ठीक है। तो ऐसा इसको लेकर के ना हो जैसे कोवैक्सीन ट्रायल के दौरान भोपाल में 2020-21 में हुई। तो इस तरीके से ये जो है काफ़ी चैलेंजिंग मामला हो जाता है ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ को लेकर के। देखिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपसे ऐसा कुछ पूछना नहीं है, किसी को एग्जाम्पल भी नहीं, बस हाँ ये है कि कभी कंपैरेटिव वे में कोई स्टेटमेंट बना करके डाला जा सकता है जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ कि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से बेनिफिशियल होगी। तो देखिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में एक तो कुछ बातें जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मींस अच्छी खासी पूंजी लगानी पड़ती है। दूसरा, टाइम काफ़ी लगता है पैसे का रिटर्न आने में, क्योंकि डिज़ाइन करना, फिर चिप बनाना, फिर मार्केट में भेजना, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है। समय के साथ जो है चिप डेवलपमेंट में जो समय के साथ ज़रूरतें बदलती हैं तो उसके हिसाब से चिप डेवलपमेंट में भी तकनीकी परिवर्तन करने पड़ते हैं, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो भारी इन्वेस्टमेंट होता है जबकि रिटर्न उतनी तेज़ी से नहीं आता है। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। दूसरा, भारत जो है वो पूरी दुनिया की जो वर्क फोर्स है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के, उसके 20% लेबर फोर्स को भारत ओन करता है। मींस 20% इंजीनियर जो हैं सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो भारत में हैं। तो अब चलिए हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। और इसके पहले भारत सरकार जो है दिसंबर 2021 में एक डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो लेकर के आई थी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। जैसे आपने सुना होगा ना PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो उसी तरीके से ये डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। तो DLI जो है ये दिसंबर 2021 में पहली बार आई थी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। तो अभी जो है इसका सेकंड फेज़ आने वाला है और सेकंड फेज़ में कुछ पॉलिसी के लेवल पे भी गवर्नमेंट चेंज करने का सोच रही है। और एकदम क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन कुछ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार जो डिज़ाइन करने वाली कंपनियां हैं, मींस जो डिज़ाइन करती हैं चिप को, उन कंपनियों में इक्विटी स्टेक्स को लेने का सोच रही है सरकार। मतलब उसमें जो है एक तरीके से हिस्सेदारी ले लेगी ताकि जो है रिस्क थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि आपको बताया ना कि कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल उसमें लगाना पड़ता है। तो अब कुल मिला के आप यही देखिए, स्टार्टिंग में यही बोलता है आर्टिकल कि सेकंड फेज ऑफ द डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, द इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स इज कंसीडरिंग ए प्रपोजल टू पिक एन इक्विटी स्टेक इन डोमेस्टिक चिप डिज़ाइन मेकिंग कंपनीज। तो भारत सरकार जो है वो क्या चाहती है कि एक स्टेबल इकोसिस्टम बन जाए और स्टेबल इकोसिस्टम के साथ में कुछ फैबलेस कंपनीज़ बन जाएं। देखिए फैबलेस कंपनीज़ का मतलब क्या होता है? फैबलेस कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जो डिज़ाइन तो करती हैं चिप्स को, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर देती है। मींस मैन्युफैक्चरिंग करने का काम किसी और को दे दिया जाता है। तो डिज़ाइन करने का काम अलग है, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम अलग है। तो भारत सरकार कुल मिला के ये चाहती है कि कुछ फैबलेस कंपनीज़ जो है वो स्थापित कर दी जाए। मींस प्रोडक्शन तो होता ही रहे, लेकिन फैबलेस कंपनी डिज़ाइन में थोड़ा सा जो है हाथ थोड़ा मजबूत हो जाए। फिर अगर आप इंडस्ट्री की डायनेमिक्स की बात करें कि क्या सिनेरियो है इंडस्ट्री का, तो देखिए इसमें जो है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लगती है। हमने आपको बताया कि काफ़ी टाइम लगता है रिटर्न आने में,
तो जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे आप, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लगती है, सेक्टर जो है वो कैपिटल इंसेंटिव है और साइजेबल कॉस्ट जो है वो फैब्रिकेशन यूनिट्स में लगानी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को अपस्केल करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। जो उपकरण होंगे जैसे थर्मल स्टिमुलेटर्स हैं, सेंसर्स हैं, इनको खरीदने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। इसके अलावा रिसर्च को पुश करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। और जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसके रिटर्न जो है वो इमीडिएट नहीं आते हैं। तो और साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप आज रिसर्च करने बैठे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 15 दिन के अंदर जो है रिसर्च कंप्लीट कर ही लेंगे, या फिर आप डिज़ाइन करने बैठे तो कोई फिक्स नहीं है कि आप 15 दिन में डिज़ाइन कर ही लेंगे। तो जो जेस्टेशन पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का पहला पॉइंट। दूसरा, जो नेस्कॉम है, इंडस्ट्री बॉडी है इंडिया में, तो ये नेस्कॉम ये कहती है कि पहला प्रोडक्ट आने में 2 से 3 साल लग जाता है। तो पहला प्रोडक्ट आने में 2 से 3 साल लग जाता है। आप समझ रहे हैं कि 3 साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट फंसा ही रहेगा। तो अब प्राइवेट सेक्टर का आदमी इसमें कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जिसके पास एक्सेस पूंजी ज़्यादा पड़ी हो तो अलग बात है, इन्वेस्ट करे, या फिर मान लीजिए जो बिजी आदमी वो इसमें करेगा नहीं, जब इतनी केयर कर नहीं पाएगा। तो इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग, इसलिए सरकार को इसमें जो है हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आप समझ रहे होंगे क्यों करना पड़ता है। तो चिप डिजाइनिंग रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट देन ए ट्रेडिशनल एग्रीगेटर कंपनी। और इसी में अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आप देखें तो एग्रीगेटर कंपनी का मतलब क्या है कि आप एक तरीके से कई सारी यूनिट्स हैं, ऐसे कोई डिज़ाइन करने का काम करता है, कोई जो है चिप बनाने का काम कर रहा है, कोई असेंबल करने का काम कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा काम करे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर की तरह पे काम करने लगे, लेकिन जो है सारे काम जो है टुकड़े में अलग अलग यूनिट से कराए, तो उसको कहेंगे एग्रीगेटर। जैसे हम लोग ओला उबेर के बारे में एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ओला उबेर कंपनी का मालिक है वो एक तरीके से एग्रीगेटर का काम कर रहा है। एक ऐप प्लेटफॉर्म बनाया और उस ऐप प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या, कस्टमर को ड्राइवर से मिलवा दिया। कस्टमर को ड्राइवर से मिलवाने के बाद जो ऐप है वो जो यात्रा होगी उसको भी रेगुलेट कर लेगी, पैसे का लेन देन भी रेगुलेट कर लेगी, जो टैक्स देना है वो टैक्स भी दे दिया जाएगा, जो प्रॉफिट होना होगा वो प्रॉफिट चला भी जाएगा ओला उबेर के मालिक को। इसके अलावा जो ड्राइवर का पैसा है वो उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि सारी चीज़ें ऐप बेस्ड ही काम करती हैं। तो ये क्या है, ये एग्रीगेटर का काम करता है वो आदमी। तो ऐसे ही जो एग्रीगेटर कंपनी है वो उन्हें काम आसान पड़ता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, बजाय डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि चिपसेट जो है वो काफ़ी स्मॉल होती हैं और उनमें बहुत सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको बदलने के लिए। तो इसलिए रिसर्च एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। दूसरा, आप सोचिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया किसी ने और जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं कुछ का कुछ भी हो जाता है। अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो पूरा सारा इकोनॉमी का सिस्टम ही चरमराया हुआ है। जर्मनी जो है वो आर्थिक मंदी की ओर जाने वाला है। 2023 में IMF ने जो है ये अनुमान लगाया कि जर्मनी मंदी में चला जाएगा। फ्रांस की इकोनॉमी तो बुरी तरीके से स्लो डाउन कर रही है। USA तो उसकी इकोनॉमी अलग स्लो डाउन कर रही है। पूरी दुनिया के जितने भी की ग्रोथ इंजन है इकोनॉमी के, वो सारे के सारे जो है स्लो डाउन ही करने में लगे हुए हैं। एशिया में हालांकि उल्टा है, केवल एक एशिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ी रहेगी 2023 में। फिर उसके बाद आप देखिए तो ये अगर मान लीजिए सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ जाता है किसी तरीके का, तो जिसने भी इन्वेस्ट किया है उसको तो बहुत बुरी तरीके से धक्का लग जाएगा। उसका तो कॉन्फिडेंस ही पूरी तरीके से सेक्टर से टूट जाएगा, या फिर जो है ये पहले से ही सोच लेता है आदमी तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। अब उसके बाद देखिए कि जो डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री है उसका सिनेरियो क्या है। तो इसको आप देखिए कि इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हाई स्किल्ड टैलेंट पूल है। हमने आपको बताया था 20% वर्क फोर्स जो है वो इंडिया में ही है इंजीनियर्स की, ठीक है। दूसरा, 2000 इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड चिप्स आर डिज़ाइंड इन इंडिया एवरी ईयर। भारत में जो है 2000 इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप्स जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं, हर साल डिज़ाइन की जाती हैं, मैन्युफैक्चर नहीं की जाती हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए 2000 बहुत कम है। तो हर साल जो है 2000 इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड चिप इंडिया में डिज़ाइन किए जाते हैं। और अगर ग्लोबल प्लेयर्स की बात करें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत में काम कर रही हैं कंपनियां, तो है वो कौन कौन सी हैं? इंटेल है, माइक्रोन है और क्वालकॉम है। तो ये 3 कंपनियां जो है इंटेल, माइक्रोन और क्वालकॉम, ये भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं कि हालांकि मैन पावर या लेबर वर्कफोर्स जो है भारत के पास काफ़ी है, पर फिर भी इंडिया ओन्स ए मच स्मॉलर पोर्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू द डिज़ाइंस। तो डिज़ाइंस को लेकर के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं
वो भारत के पास बहुत ज़्यादा कम है, जबकि वर्क फोर्स जो है हमारे पास काफ़ी है। ये जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई है चिप डिज़ाइनिंग के लिए, जो दिसंबर 2021 में लाई गई, तो ये जो है डिज़ाइन से रिलेटेड इनोवेशन को प्रमोट करने का काम करेगी। और कोशिश है कि भारत में कम से कम एटलीस्ट 20 कंपनियां ऐसी हों जिनका टर्नओवर 1500 करोड़ के ऊपर हो अगले 5 सालों के अंदर, मींस 1500 करोड़ रुपए का उनका जो है वार्षिक टर्नओवर पहुंचे। इसके अलावा जो फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन स्कीम विल रीइम्बर्स अप टू 50% ऑफ द एलिजिबल एक्सपेंडिचर। जो स्कीम है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए जो एलिजिबल एक्सपेंडिचर होगा उसके 50% तक जो है वो इन्वेस्ट करेगी। स्कीम के थ्रू दिया जाता है 50% तक, लेकिन उस पर जो है एक सीलिंग लगी हुई है, कैप लगी हुई है कि वो अमाउंट यानी 50% ऑफ द एलिजिबल एक्सपेंडिचर जो है वो 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसके अलावा भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन इनिशिएटिव। तो ये जो है एक ब्रॉडर कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। और जो मीटी है यानी जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसने ये बोला कि ओवर 30 सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉलोइंग द इनिशिएटिव। ये जो सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन इनिशिएटिव है, इस सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन इनिशिएटिव के तहत 30 से ज़्यादा डिज़ाइन स्टार्टअप्स जो हैं वो भारत में स्थापित किए जा चुके हैं। चैलेंजेस क्या क्या है इस इंडस्ट्री में आप समझ ही गए होंगे। चैलेंजेस आप देख लीजिए। गवर्नमेंट जो अटेम्प्ट ले रही है इक्विटी स्टेक्स को लेकर के एक वेंचर कैपिटल फर्म की तरह भी। वेंचर कैपिटल फर्म मतलब क्या कि जो किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दे। तो गवर्नमेंट अगर इक्विटी स्टेक्स ले लेती है यानी हिस्सा शेयर खरीद लेती है, हिस्सेदारी ले लेती है डिज़ाइन स्टार्टअप्स में, तो एक वेंचर कैपिटल फर्म की तरह काम करेगी। तो पहला जो चुनौती है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट ये वेंचर कैपिटल फर्म की तरह जो अटेम्प्ट ले रही है चिप डिज़ाइन कंपनीज़ में, ये काफ़ी इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट होगा। क्यों सेक्टर के लिए होगा इनइफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर यही इन्वेस्टमेंट फॉरेन से मिलता सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए तो ये नेचुरली मिलेगा, सरकार को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरली जो है सेमीकंडक्टर, चूँकि दुनिया खुद चाहती है कि सेमीकंडक्टर ग्रोथ हो इंडिया में, ताकि सप्लाई चेन जो है, जैसे अभी क्या है मेजरली डिपेंड रहना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए चाइना के ऊपर। तो चाइना के ऊपर डिपेंड रहने में चाइना जो है वो रिलायबल पार्टनर ही नहीं रह गया ट्रेड में। उसने तो जो है कोविड-19 के टाइम सबको काफ़ी परेशान किया। तो अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट अपने आप से आना ही है सेक्टर में, तो बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो इस सेक्टर की हायर वैल्यूएशन होगी और साथ ही साथ में एक ग्लोबल इकोसिस्टम के साथ में कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। मींस ग्लोबल इकोसिस्टम में जो कस्टमर और इन्वेस्टर हैं उनके साथ में इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जुड़ने का मौका मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट ये जो अटेम्प्ट ले रही है वेंचर कैपिटल फर्म की तरह, ये जो है पॉजिटिव वे में काम नहीं करेगा। ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उनका मानना है, ठीक है। बाकी तो देखिए ऐसा है कि इनिशियली कोई पैसा क्यों लगाएगा, जब थोड़ा सा जो है ग्रोइंग सेक्टर हो जाए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, जब सरकार थोड़ा इंटरेस्ट लेगी और थोड़ा ग्रो होगा और जब एटमॉस्फेयर बन जाएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, तो चलते काम में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो मीन्स ये जिन्होंने भी लिखा है उनकी ओपिनियन थोड़ी इस मामले में अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए। दूसरा चैलेंज ये है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनकी कमी है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। क्यों, आप देखते होंगे कि अभी जो भी इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन स्टार्टअप्स में लगा हुआ है, तो कह रहे हैं कि इसका जो टोटल एनुअल रेवेन्यू है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंडस्ट्री का, डिज़ाइन कंपनीज़ का, तो वो अभी जो है केवल 150 करोड़ रुपए है साल का। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि कितना कम इन्वेस्टमेंट किया गया है डिज़ाइन कंपनीज़ में, इसलिए सरकार को जो है आगे आना पड़ रहा है। इसके अलावा जो हायर जेस्टेशन पीरियड्स हैं वो डिज़ाइन फर्म्स को इनकॉम्पिटेंट बना देते हैं इस बात के लिए कि उसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो आएँ या फिर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें आएँ। हालांकि सिचुएशन जो है वो बदल रही है, पर बहुत तेज़ी से नहीं बदल रही है जैसी बदलनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है वो रेगुलेटरी सपोर्ट प्रदान करेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। मींस रेगुलेटरी सपोर्ट का मतलब ये कि जब गवर्नमेंट इक्विटी स्टेक्स अगर लेगी तो इक्विटी स्टेक्स लेने के बाद में जो है रूल्स एंड रेगुलेशन या सरकार के साथ डीलिंग जो इंडस्ट्री के लिए आसान रहेगी। जैसा कि अभी सेमीकॉन इंडिया 2023 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली
कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बोला कि भारत जो है वो बहुत जल्दी ग्लोबल हब ऑफ सेमीकंडक्टर एंड चिप मेकिंग इंडस्ट्री के तौर पर उभरेगा। तो ये तो जो है कुछ जो नेगेटिव पॉइंट हो गए गवर्नमेंट के DLI स्कीम और इक्विटी स्टेक्स को लेकर के। बाकी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आप देख लीजिए। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में ये है कि गवर्नमेंट ये जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये अपॉर्चुनिटी एक तरीके से कंपनियों के लिए जो रिस्क है उसको बांटने का काम कर रही है। मीन्स शेयर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड, दोनों चीज़ों का काम कर रही है। जो रिस्क है उनका उसको शेयर कर रही है और जो बेनिफिट आएगा तो बेनिफिट भी उनको मिलेगा। दूसरा ये कि जो लार्ज ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको बेचना नहीं पड़ेगा डिज़ाइन कंपनीज़ को अपना हिस्सा। वरना ऐसे क्या, जैसे मान लीजिए डिज़ाइन स्टाफ जब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना है तो अकेला आदमी इन्वेस्ट करने की जगह क्या देखेगा कि कोई ग्लोबल इन्वेस्टर मिल जाए तो उसका पैसा लगवा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा मीन्स प्राइवेट सेक्टर का ऐसा ज़्यादा पैसा जो है इसमें नहीं लग पाएगा। तो प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम सेलिंग देयर मेजॉरिटी स्टेक टू लार्ज ग्लोबल प्लेयर्स। लास्ट में आप देख लीजिए, इक्विटी इन्फ्यूजन वुड बी इनकरेजिंग फॉर लोकल स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म्स हु फेस मल्टीपल हर्डल्स टू बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और ये इक्विटी इन्फ्यूजन जो है आप समझ गए होंगे कि जिनके पास इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए दोनों चीज़ें हैं। बिजनेस के लिए क्या है, पैसा भी होना चाहिए, पर पैसे के साथ साथ उद्यमशीलता भी होनी चाहिए। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, पर उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है कि अकेले इन्वेस्ट करके पूरा रिस्क ले सकें। तो ऐसे लोग अगर मौजूद हैं और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्कीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इसी के साथ में आज का हमारा ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, और जो लोग देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी निरंतरता ज़रूर बनाए रखें। किसी भी तरीके से आप कोई भी चीज़ मिस मत करिए, लगातार लगे रहिए, यही आपकी ताकत बनेगा। और अगर चैनल आपको वीडियोस अपने लिए उपयोगी लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे जो है और कहीं शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको बेटर लगता है तो। ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद।